हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ईडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम की दृष्टि, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास से आपको काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। उतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में रहने वाले हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए रेनिन, सिट्रिक एसिड, लाइपेज या एसिटिक एसिड। यूजीसी नेट एग्जाम 2008 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सिट्रिक एसिड। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पनीर बनाने के लिए दूध को उबालकर इसे थोड़ा ठंडा करके या नींबू या सिट्रिक एसिड से फाड़ा जाता है। इसमें दूध को प्रोटीन कैसीन अलग हो जाता है, यानी कि दूध से जो प्रोटीन है कैसीन वो अलग हो जाती है। इस कैसीन को किसी सफ़ेद मलमल के कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। पनीर बनाने हेतु वजन डालकर दबाया जाता है, जिससे कैसीन थक्के के रूप में जम जाता है। जब कैसीन को केवल कपड़े से छानकर उसमें उपस्थित पानी को अलग किया जाता है, तब बचा भाग ठोस पदार्थ छेना कहलाता है। दूध फाड़ने हेतु नींबू, साइट्रिक अम्ल, रेनिन एंजाइम या दही का उपयोग किया जाता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, खाले स्थान को खाने से कब्ज नहीं होता। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तले खाद्य, अस्वास्थ्यकर खाद्य, रेसे या परिष्कृत अनाज। टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किसको खाने से यहाँ पर कब्ज नहीं होती है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रेसे या रफेज को खाने से कब्ज नहीं होता। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेसे रफेज को खाने से कब्ज नहीं होता, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उच्च रेसेदार भोजन कब्ज के रोगी को दिया जाता है। इससे मल के निष्कासन में सहायता मिलती है। पेक्टिक अल्सर, पेचिश शल्य क्रिया के बाद तथा पाचन संस्थान में गड़बड़ी होने पर कम रेसे युक्त आहार दिया जाता है। सम्मिलित भोजन, कच्ची प्लस पकी सब्जियां, सलाद, छिलका रहित दाल, चोकर सहित आटे की रोटी, संपूर्ण अनाज। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वे यहाँ पर रेसे या रफेज को खाने से कब्ज नहीं होता है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, आहार चिकित्सा में इसमें से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, नर्स, डाइटिशियन, डॉक्टर या गृहिणी। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, डाइटिशियन की भूमिका महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आहार चिकित्सा में डाइटिशियन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। होटलों एवं अस्पतालों में आहार चिकित्सकों की नियुक्ति किया जाता है। यानी होटलों में इनकी नियुक्ति ग्राहकों के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थों में लागू करने हेतु होती है। अस्पतालों में इनकी नियुक्ति खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारी का इलाज करने के लिए किया जाता है। तो इनकी नियुक्ति कहाँ कहाँ पर की जाती है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वह है यहाँ पर डाइटिशियन। ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, आहार की प्रकृति, रोग का कारण जानना, रोगी की भोजन संबंधी आदतें या इनमें से सभी। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया, आहार की प्रकृति, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। रोग का कारण जानना, ये भी इस पर भी ध्यान दिया जाता है। और रोगी की भोजन संबंधी आदतों पर भी ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, नूडल्स एवं पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक एवं आइसक्रीम, केक व चॉकलेट, दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, एक खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, उत्पादन, मेन्यू, कार्य योजना या खरीदना। एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको बताना है कि एक खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मेन्यू। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
एक खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया को मेन्यू कहते हैं। मेन्यू निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वह है यहाँ पर मेन्यू। तो मेन्यू यहाँ पर निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं, जिसमें यहाँ पर पहला दिया गया ए ला कार्ट मेनू। यह एक प्रकार का मेनू है जिसमें खाद्य पदार्थों का मूल्य उसमें अंकित रहता है। वहीं दूसरा यहाँ पर दिया गया कॉम्बिनेशन मेनू। यह किसी दिन के लिए ए ला कार्ट मेनू या टेबल हॉट मेनू होता है। वहीं साइक्लिक मेनू अस्पतालों, होटल या घर अन्य संस्थानों में इस प्रकार के मेनू में 5 दिन भोजन सामग्री तय की गई तिथि पर बदल बदल कर बनाई जाती है। वहीं टेबल डी हॉट मेनू, इसमें खाद्य सामग्री थाली में परोसी जाती है, जिसमें संयुक्त रूप से सभी पदार्थों के दाम अंकित रहते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चले। यहाँ पर मेनू के प्रकार भी यहाँ पर दिए गए, तो कहीं से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो बारीक से बारीक पॉइंटों को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो अपना आंसर आप आसानी से यहाँ पर दे पाओ। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, बूफे के लिए मेनू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे खालिस्तान से खा सके। ऑप्शन यहाँ पर देख कठिनाई, सरलता, साधारण रूप या महत्वाकांक्षा। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते चलना है। आपको बताने कि बूफे के लिए मेनू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे, ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही सरलता से खा सके। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आ ला कार्टे मेनू है। ऑप्शन यहाँ पर देखें चक्रीय मेन्यू, चयनित मेन्यू, संयुक्त मेन्यू या निश्चित मेन्यू। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि आ ला कार्टे मेन्यू है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा चयनित मेन्यू। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। यहाँ पर नहीं दिया गया, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ग्लूकोज का पानी, कच्चे नारियल का पानी, खिचड़ी या बारले का पानी। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा खिचड़ी। ये शुद्ध तरल प्रकार यहाँ पर आहार का प्रकार नहीं है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलिन हार्मोन किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जीआईसी 2017 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपको बताना है कि इंसुलिन हार्मोन किस पौष्टिक तत्व के चयापचय में सहायक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। इंसुलिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों के चयापचय में सहायक है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कार्बोज हमारे शरीर का मुख्य भाग है। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संगठन से बनता है और इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के अनुपात में होते हैं, अर्थात 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन का होता है। यानी कि इसका अनुपात भी यहाँ पर दिया गया है, 2:1 होते हैं। कार्बोज मुख्यतः वनस्पति जगत में पाया जाता है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55 से 70% तक ऊर्जा कार्बोज से प्राप्त होती है। तो यानी कि यहाँ से इसका प्रतिशत भी यहाँ पर दिया गया, ये भी यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। तो 55 से 70% ऊर्जा कार्बोज से प्राप्त होती है। वहीं हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन का यहाँ पर अनुपात में भी दिया गया 2:1। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, चीनी रोग कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दें टाइफॉइड, डायबिटीज, हिस्टीरिया या पीलिया। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि चीनी रोग कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा डॉयबिटीज को चीनी रोग कहा जाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, किसकी कमी के कारण पोषण परक रक्ताल्पता हो सकती है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे लौह, प्रोटीन, फोलिक अम्ल तथा B12 या इनमें से सभी। यूजीसी नेट एग्जाम 2007 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते चलना है। आपको बताना है कि किसकी कमी के कारण पोषण परक रक्ताल्पता हो सकती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा इनमें से सभी के कारण पोषण परक रक्ताल्पता हो सकती है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। लौह तत्व, फोलिक एसिड तथा B12 प्रोटीन आदि की कमी से रक्ताल्पता हो जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सरल शब्दों में कहे तो शरीर को आवश्यकता अनुसार लोहा प्राप्त न हो तो लोहे की कमी उत्पन्न हो जाती है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। तो एनीमिया से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आप इंपोर्टेंट लगाते चलिए। यह स्थिति अन्य कारणों से संभव है। लोहे की कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलिए। फलतः लाल रक्त कणिकाओं RBC में हीमोग्लोबिन की मात्रा अत्यंत ही कम, इनके 5 से 8
ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ग्राम रक्त हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। फॉलिक अम्ल की कमी से मेगालोब्लास्टिक रक्ताल्पता हो जाती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार के रक्ताल्पता की स्थिति में रक्त में उपस्थित आरबीसी का आकार सामान्य से बड़ा एवं बेडोल हो जाता है। तो यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो इस व्याख्या को आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए और ध्यान से इसे पढ़ते हुए चलिए, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है उसे आप साथ साथ नोट करते भी चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मूत्र में प्रोटीन आना निम्न में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए टाइफॉइड, वृक्क रोग, अल्सर या एथेरोस्क्लेरोसिस। यूजीसी नेट एग्जाम 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि मूत्र में प्रोटीन आना निम्न में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वृक्क रोग का मुख्य लक्षण है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मूत्र में प्रोटीन आना वृक्क रोग का प्रमुख लक्षण है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिए गए मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क होते हैं, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, जो उदट गुहा के पृष्ठ भाग में डायफ्राम के नीचे वे कशेरुक दंड के इधर उधर दाएं बाएं स्थित होते हैं। उत्सर्जन से संबंधित कुछ वृक्क रोग यहाँ पर दिए गए, जिसमें आपको ग्लाइकोसूरिया रोग दिया गया। इस रोग में मूत्र के साथ शर्करा या ग्लूकोज बाहर निकलती है। वहीं क्वेटोन्यूरिया यहाँ पर रोग दिया गया है, जिसमें यहाँ पर मूत्र के साथ कोटोनिक पदार्थ बाहर निकलते हैं। वही हेमेटूरिया, इसमें यहाँ पर मूत्र के साथ एल्बुमिन प्रोटीन बाहर आती है। तो यहाँ पर वृक्क रोग, यहाँ पर कुछ यहाँ पर उत्सर्जन से संबंधित वृक्क रोग भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन रोगों को भी आपको ध्यान से पढ़ना है और इस व्याख्या को ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12 या विटामिन डी। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, विटामिन B12 की कमी के कारण यहाँ पर होता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों को, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा हो सके। हम बस चाहते हैं कि हमारी क्लासेस और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचे, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा हो सके। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है। अगर आपको ज़रा भी फ़ायदा हो रहा है तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ जाते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की ओर। मोटापे का कारण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, कम व्यायाम, अधिक खाना, कम खाना, दोनों, 1 एवं 2। आपको यहाँ पर बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012, 13, 9 और 15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते ही चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि मोटापे का कारण है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो कम व्यायाम और अधिक खाना, ये दोनों ही यहाँ पर मोटापे के कारण है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, दोनों, 1 एवं 2। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, स्वस्थ जीवन, कुपोषण, सुपोषण या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है कुपोषण। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर अभिकथन और कारण यहाँ पर दिया गया, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन, दूध को लंबे समय तक उबालने से दूध जल जाता है। कारण यहाँ पर दिया गया, दूध में उपस्थित चीनी और प्रोटीन की प्रक्रिया के कारण जला स्वाद आता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ए तथा आर दोनों सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों गलत है। यूजीसी नेट एग्जाम 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हुए चलना है। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अभिकथन और कारण दोनों ही यहाँ पर गलत है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ए और आर दोनों गलत है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, ऊन की दूसरी परत कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, क्यूटिकल या उपरोक्त में से कोई नहीं। एलटी 2020 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि ऊन की दूसरी परत कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कॉर्टेक्स। तो ऊन की दूसरी परत कॉर्टेक्स कहलाती है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ऊन की दूसरी परत कॉर्टेक्स कहलाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह प्राकृतिक जगत के प्राणी समूह से प्राप्त होने वाला प्रोटीन युक्त रेशा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इसमें केराटिन नामक प्रोटीन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऊन से वस्त्र बनाने का कार्य सर्वप्रथम इंग्लैंड में किया गया। इसका रेशा टेढ़ा मेढ़ा, छोर पर नुकीला एवं बहुकोशिकीय होता है। ऊन की 3 परतें होती है। पहली परत को क्यूटिकल
बाहरी यानी कि दूसरी परत को कॉर्टेक्स यानी वो तीसरी परत को मेडुला यानी कि आंतरिक होती है। तो यहाँ पर इनकी तीनों परत भी आपको ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पर पहली परत भी एग्जाम में पूछी गई जिसे क्यूटिकल यानी कि बाहरी परत को क्यूटिकल कहा जाता है, वहीं दूसरी परत जो मध्य में होती है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, और आंतरिक परत यानी कि जो तीसरी परत है वो क्या है, मेडुला। तो यहाँ पर इसकी तीनों परत यहाँ पर एग्जाम में पूछी गई, इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगाते चलिए। और यहाँ पर कॉर्टेक्स में रंग वर्णक मेलानिन उपस्थित होते हैं, इसमें से रंग का निर्धारण होता है। तो मेलानिन उपस्थित होता है कॉर्टेक्स में, ये भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। और सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ किया गया था, तो इंग्लैंड में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से आपके 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कसूती कढ़ाई के साथ एक पोशाक बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस आकृति का उपयोग करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर देंगे नंदी, गोपुरम, चोकला या तुलसी वृंदावन। एनटीए नेट एग्जाम जेआरएफ 2020 और 21 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि कसूती कढ़ाई के साथ एक पोशाक बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस आकृति का उपयोग करेंगे। ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, नहीं ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, तुलसी वृंदावन का यहाँ पर उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कसूती भारत के कर्नाटक राज्य में प्रचलित लोक कढ़ाई है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आप नोट करते चलेगा, कसूती भारत के कर्नाटक राज्य में प्रचलित लोक कढ़ाई का एक पारंपरिक रूप है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कसूती का काम बहुत जटिल होता है, जिसमें हाथों द्वारा कभी कभी 5000 टाँके लगाना शामिल होता है। इसके इतिहास की शुरुआत चालुक्य शासनकाल में मानी जाती है। कढ़ाई किए जाने वाले प्रतिरूप के सबसे पहले कोयले या पेंसिल से चिन्हित किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिरूप कपड़े दोनों के दोनों तरफ एक जैसा दिखे। इसके लिए प्रतिरूप को गांठों के बिना ही टाँका जाता है। कसूती कढ़ाई के साथ पोशाक बनाने के लिए गोपुरम आकृति का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपका कसूती कढ़ाई में पौराणिक गाथाओं पर आधारित एवं कलात्मक दोनों ही प्रकार के नमूने गाढ़े जाते हैं। गोपुरम कमलरथ, शिवलिंग, राम झूले, नाग देवता, हाथी, घोड़े, तुलसी वृंदावन आदि के नमूने प्रमुख रूप से काढ़े जाते हैं। पशु पक्षियों के चित्र को भी सुंदरता पूर्वक अंकित किया जाता है, जैसे तोता, मोर, बत्तख और यहाँ पर खरगोश, हंस, हिरण आदि यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तुलसी वृंदावन भी यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर आपका और भी यहाँ पर दिया गया है, गोपुरम भी आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते गोपुरम और यहाँ पर तुलसी वृंदावन यहाँ पर दिया गया है, लेकिन आयोग के द्वारा यहाँ पर तुलसी वृंदावन ऑप्शन यहाँ पर सही यहाँ पर लगाया गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा चौथा, तुलसी वृंदावन। तो आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देख, कूड़ेदान में, घर के बाहर, रसोई के कोने में, या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कूड़ेदान में यहाँ पर जमा होना चाहिए। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है। भराव करने के लिए जलाकर, खाद बनाकर, या यहाँ पर जल प्रवाह में डालकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कूड़े से भी यहाँ पर, कूड़े करकट से भी यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग तरीके से। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ते चलना है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, खाद बनाना। ये इसकी यहाँ पर इसके विसर्जन की उत्तम विधि है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय यानी कि धन संबंधी संस्था नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इसे ध्यान से आप पढ़ते चलिए। बैंक, सहकारी समिति, उधार देने वाला, LIC जीवन बीमा निगम। टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय यानी कि धन संबंधी संस्था नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, उधार देने वाला। ये वित्तीय यानी कि संस्था नहीं है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, खालिस्तान आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे आत्मिक, गुणवत्ता, धन या वास्तविक। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आत्मिक आय, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, आत्मिक आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, महत्वपूर्ण आवश्यकता को खालिस्तान योजना में नजरअंदाज किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए मानसिक,
अर्धलिखित, लिखित या कोई नहीं। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को खालिस्तान योजना में नज़रअंदाज किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मानसिक योजना में नज़रअंदाज किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन यहाँ पर देंगे 1959, 1950, 1949 या 1947। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय मानक संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 1947 में हुई थी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारतीय मानक ब्यूरो, यहाँ पर आपको दिया गया है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। यह उपभोक्ता मामले, खाते एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके पहले इसका नाम भारतीय मानक संस्थान यानी कि ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट था। इसकी स्थापना सन 1947 में हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 को हुई थी, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। और पहले इसका नाम था यहाँ पर ISI। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप इंपोर्टेंट लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण है। ऑप्शन यहाँ पर दे, पढ़ी लिखी शिक्षित पत्नी होना, विवाह विच्छेद के कानूनों का सरल होना, स्त्रियों का कामकाजी होना या एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। GIC 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। यही विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर अभिकथन और कारण आपको यहाँ पर देंगे, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन, जैसे जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी होती है। कारण यहाँ पर दिया गया है, परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने पर प्रति व्यक्ति खर्च कम होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ए सही है परंतु आर गलत है। दोनों ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। UGC नेट एग्जाम 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ए गलत है परंतु आर यहाँ पर सही है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर दे, आधारभूत उद्देश्य एवं मूल्य, स्तर की सामाजिक स्तर पर स्वीकृति, प्राप्त साधन की कीमत या उपरोक्त सभी। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आधारभूत उद्देश्य एवं मूल्य, ये भी इसको प्रभावित करने वाला कारक है। स्तर की सामाजिक स्तर पर स्वीकृति, ये भी इसका कारक है। और यहाँ पर प्राप्त साधन की कीमत, ये भी इसका यहाँ पर प्रमुख कारण है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। स्तर मूल्य के मापक होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है तथा ये हमारे स्थिति में रुचियों की मात्रा या उसके प्रकारों को निर्धारित करते हैं कि इनसे हमें कितना संतोष प्राप्त हुआ है। लक्ष्य को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर देंगे, प्राप्त साधन की कीमत, आधारभूत उद्देश्य एवं मूल्य, स्तर की सामाजिक स्तर पर स्वीकृति आदि कारक लक्ष्य को प्रभावित करते हैं। तो इस व्याख्या को भी आप इंपोर्टेंट लगाते चलिए और ध्यान से यहाँ पर पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन यहाँ पर देगा, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या हरविलास शारदा, इनमें से कोई नहीं। PGT 2003 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हैं चलिए। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। यहाँ पर पूछा गया है कि सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, हरविलास शारदा के प्रयत्न से ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। तो ये कहाँ पर पारित हुआ, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, इसे भी आप इंपोर्टेंट लगाते हैं चलिए। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई।
जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। इसके प्रायोजक हरविलास शारदा थे। इनके नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वह है हरविलास शारदा, और यहाँ पर शारदा अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। और पहले इसमें कितनी आयु निर्धारित की गई थी लड़की और लड़कों की, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो लड़कियों की पहले आयु निर्धारित की गई थी 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष, और बाद में इसे लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए यहाँ पर लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंडिया में पारित हुआ था ये 28 सितंबर 1929 को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने इस तरह से आप, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। आवश्यक गतियों का विश्लेषण जिनका मूल्यांकन किया जाना है निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। GIC 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि आवश्यक गतियों का विश्लेषण जिनका मूल्यांकन किया जाना है निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा क्रोनोसाइक्लोग्राफी। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आवश्यक गतियों का विश्लेषण जिनका मूल्यांकन क्रोनोसाइक्लोग्राफ के अंतर्गत किया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस विधि में किए जाने वाले कार्यों को तथा उसमें उत्पन्न गतियों का अध्ययन करने हेतु फोटोग्राफिक या क्रोनोसाइक्लोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया में जिस अंक का अध्ययन करना होता है उसे इस यंत्र से जोड़ दिया जाता है। इस यंत्र में बल्ब भी लगा रहता है और कार्यों को रिकॉर्ड करने हेतु कैमरा भी लगा होता है। गतिविधियों को बल्ब की रोशनी के द्वारा रेखीय चित्रण के माध्यम से दर्शाया जाता है। यह जांच की जाती है कि कार्य लयपूर्ण है अथवा नहीं। इस प्रक्रिया की कमियों को ज्ञात करने हेतु हाथ के बीच की उंगली में एक छोटा बल्ब लगा दिया जाता है, जिससे कार्य की फिल्म तैयार किया जा सके और अध्ययन किया जा सके। तो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से बन जाते हैं। आप जो हम आपको व्याख्या कराते चले इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ते चले। इससे क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर साथ साथ क्लियर होते हुए चलेंगे अगर आप ध्यान से व्याख्या को पढ़ते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से क्या समय और संचालन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें चक्र ग्राफ, प्रक्रिया यहाँ पर चार्ट, क्रोनोसाइकिल ग्राफ या सूक्ष्म संचलन विश्लेषण। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा प्रक्रिया चार्ट। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। निम्नलिखित में से प्रक्रिया चार्ट समय और संचलन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीक है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रक्रिया चार्ट के लिए छवि परिणाम कच्चे माल से तैयार उत्पाद के माध्यम से एक प्रक्रिया के गठन के चरणों या कार्यों इनके वर्क फ्लो के अनुक्रम का चित्र में प्रतिनिधित्व है। यह संभावित सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विस्तार से प्रक्रिया की जांच करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जिसे प्रोसेस मैप भी कहते हैं। तो इसे प्रोसेस मैप भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे भी आप ध्यान से पढ़ते चले। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर वह है यहाँ पर प्रक्रिया चार्ट। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, डिजाइन सिद्धांत खाली स्थान संबंध के नियम से संदर्भित है। समानुपात, जोर, संतुलन या लय। TGT 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि डिजाइन सिद्धांत खाली स्थान सिद्धांत के नियम से संदर्भित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डिजाइन सिद्धांत समानुपात संबंध नियम से संदर्भित है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, खाली स्थान पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें संरचना, वस्तु, भ्रम या प्रभाव। TGT 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा संरचना पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, रंग का नाम कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें व्यू, मूल्य, तीव्रता या उपरोक्त सभी। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि रंग का नाम कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा ह्यू कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, संवातन क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देगा हल्की वायु का ऊपर उठना एवं भारी वायु का नीचे आना। उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं।
टीजीटी 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि समवातन क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा उपरोक्त दोनों। शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और हल्की वायु का ऊपर उठना व भारी वायु का नीचे आना, ये भी यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा उपरोक्त दोनों। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आता है। ऑप्शन यहाँ पर देगा आहार एवं पोषण, इतिहास, भूगोल या सैन्य विज्ञान। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आता है, तो कौन सा विषय आता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा आहार एवं पोषण विषय आता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे द्विआयामी, बहुआयामी, निर्धारित या अनिश्चित। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा बहुआयामी होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा, माता और शिशुओं का प्रशिक्षण का, निरोग व्यक्तियों का। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है, तो किसका प्रबंध करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा का प्रबंध करता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया। ऑप्शन यहाँ पर देंगे 1982, 1962, 2010 या 1976। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा 1962 में ये यहाँ पर शुरू किया गया था। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। राष्ट्रीय घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में शुरू किया गया, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आहार में आयोडीन की निरंतर कमी से घेंगा रोग, जिसे गलगंड भी कहते हैं, हो जाता है। भारतवर्ष में अब तक 150 से 200 लोगों में आयोडीन की कमी के लक्षण देखे गए हैं। उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। पहला यहाँ पर पॉइंट दिया गया सर्वेक्षण करके आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाना, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखिए हर 5 वर्ष के बाद उन्हीं क्षेत्रों का फिर से सर्वेक्षण करना तथा रोगियों की संख्या पता लगाना। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है 1962। और आयोडीन की निरंतर कमी के कारण घेंगा गलगंड जिसे कहते हैं ये भी रोग हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40, प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, किसने कहा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए LD कलसे, MC बुरेट, DS मिंगर, OP दाहमा। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर होगा LD कलसे के द्वारा ये कहा गया है कि प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, यह कथन LD कलसे का है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। औपचारिक शिक्षा ये एक प्रकार की संस्थागत शिक्षण पद्धति है जिसकी यहाँ पर सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक ही सीमित होती है। इसके एक निर्मित वर्गीकरण पाठ्यक्रम होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थाओं से परे होती है। यह गैर संस्थागत तथा मान्यता रहित शिक्षा व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा यहाँ पर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों से ही क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इंपोर्टेंट व्याख्या आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, एक्स एंटे मूल्यांकन में एक परियोजना को आंका जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे परियोजना को क्रियान्वित करने के पहले, परियोजना के जारी रहते समय, परियोजना के पूर्ण होने के बाद या परियोजना के कार्यान्वयन के पहले और बाद। UGC नेट एग्जाम 2007 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हैं चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि एक्स एंटे मूल्यांकन एक परियोजना को आंका जाता है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा परियोजना के कार्यान्वयन के पहले और बाद। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एक्स एंटे मूल्यांकन एक परियोजना के कार्यान्वयन के पहले और बाद में आंका जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मूल्यांकन वह प्रयास है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि कार्यक्रम चलने के क्रम में तथा कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात कौन कौन से परिवर्तन आए तथा इन परिवर्तनों का श्रेय कार्यक्रम को कहाँ दिया जा सकता है।
प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन में मूल्यांकन का व्यापक अर्थ एवं महत्व है। मनुष्य का बौद्धिक स्तर तार्किक होता है। अधिकांश लोग प्रत्येक वस्तु को तार्किक दृष्टि से देखते हैं। लोग हमसे अच्छा व्यवहार करें या बुरा, हम उसका तार्किक विश्लेषण अवश्य करते हैं। पारस्परिक संबंधों का मूल्यांकन मुलाकात के बाद ही होता है। तो उस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, सीखना खाली स्थान पर निर्भर करता है। ऑप्शन यहाँ पर देगा परिपक्वता, क्रिया, भाषा या सामाजिक विकास। आपको यहाँ पर बताना है कि सीखना किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। उद्दीपन सामाजिकरण, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण, पुनर्बलन या उद्दीपन ऐप प्रक्रिया। बताने के अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही, ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, विकास की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन यहाँ पर दे परिपक्वता और बुद्धि के परस्पर प्रक्रिया से, परिपक्वता और सीखने के परस्पर क्रिया से, प्रशिक्षण और अभ्यास के परस्पर क्रिया से, या प्रशिक्षण एवं अधिगम की परस्पर प्रक्रिया से। यहाँ पर क्रिया से आपको यहाँ पर बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जीआईसी 2017 और जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि विकास की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, परिपक्वता और बुद्धि के परस्पर प्रक्रिया से विकास की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, प्रसव काल, न्यूनेट अवस्था, पार्टूनेट अवस्था या शेषवावस्था। यूपी टीजीटी 2021 और पीजीटी 2009 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, पोर्टिनेट अवस्था कहलाती है। पोर्टिनेट अवस्था कहलाती है तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नवजात अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पार्टूनेट अवस्था वह अवस्था है जिसमें बच्चे की नाल काटकर बच्चे को मां से अलग कर दिया जाता है। ये अवस्था 15 से 30 मिनट तक होती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। न्यूनेट अवस्था पार्टूनेट अवस्था की समाप्ति के बाद प्रारंभ हो जाती है, जिसकी अवधि हॉरलॉक ने जन्म से 2 सप्ताह मानी है। तो यहाँ पर यानी कि नवजात शिशु इसे माना है, किसके द्वारा, हॉरलॉक ने इसे 2 सप्ताह मानी है न्यूनेट अवस्था को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखे, विराहर्स्ट के द्वारा, पावलोव के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, पियाजे के द्वारा। टीजीटी उत्तराखंड 2014 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, हेविंगहर्स्ट के द्वारा विकासात्मक कार्य दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विकासात्मक कार्य हेविंगहर्स्ट द्वारा दिया गया है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रत्येक विकास की अवस्था के विकासात्मक कार्य होते हैं। हेविंगहर्स्ट के अनुसार विकासात्मक कार्यों से तात्पर्य उन कार्यों से है जो व्यक्ति के जीवन के निश्चित काल में उत्पन्न होते हैं तथा इन कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के फलस्वरूप व्यक्ति को प्रसन्नता अनुभव होती है तथा विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में भी सफलता मिलती है। तो इस महत्वपूर्ण व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हैं चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, प्रेम और स्नेह की अवस्था खाली स्थान आवश्यकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखे, संवेदी, जैविक, मनोसामाजिक या अहम मानी। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रेम और स्नेह की आवश्यकता। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मनोसामाजिक आवश्यकता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, सामान्यतः अंडाणु का निषेचन होता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे, अंडाशय में, अंडवाहिनी में, रोमिका में या गर्भाशय में। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि सामान्यतः अंडाणु का निषेचन होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अंडवाहिनी में होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देगा, स्वाभाविक प्रसव, जटिलतापूर्वक प्रसव, कृत्रिम प्रसव या इंस्टॉलमेंट प्रसव। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, स्वाभाविक प्रसव कहते हैं। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है।
आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्राकृतिक प्रसव को सामान्य या स्वाभाविक प्रसव भी कहा जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सामान्य प्रसव भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हर एक गर्भवती स्त्री 9 माह अपने गर्भाशय में रखने के बाद बिना किसी विशेष परेशानी के बच्चे को जन्म देती है। लगभग 80 से 85% महिलाओं को सामान्य प्रसव होने की संभावना होती है, परंतु कुछ परिस्थितियां जिसमें मां या बच्चे की जान को खतरा होता है, इसका प्रसव सर्जरी के द्वारा गर्भाशय को काटकर शिशु को बाहर निकाला जाता है। तो उस व्याख्या को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपसे अभ्यास प्रश्न यहाँ पर करने वाले हैं, तो क्लास को अंत तक देखते चलिए। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कितने वर्ष के नीचे बच्चे बाल अपराधी कहलाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 21 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष या 20 वर्ष। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताने की कितने वर्ष के नीचे के बच्चे बाल अपराधी कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा 18 वर्ष। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रत्येक राष्ट्र तथा समाज के अपने प्रत्येक सामाजिक मूल्य तथा नैतिक मापदंड होते हैं तथा वह प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा करता है कि इसका उचित प्रकार से पालन करे। इन निर्धारित मूल्यों तथा मापदंडों के विरुद्ध किया गया प्रत्येक कार्य अपराध की श्रेणी में आता है और यदि यह अपराध एक निश्चित आयु के बालक द्वारा किया जाता है तो इसे बाल अपराध कहते हैं। वर्तमान में यह उम्र लड़कों के लिए 16 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दी गई है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हुए चलिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 18 वर्ष। आगे बढ़ जाते हैं अगले यहाँ पर अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कंकाल, कोशिका, उत्तक या पेशी। आपको बताना है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 में यहाँ से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी, किस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगे? अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास में आपका स्कोर कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नई सीखने को मिली, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी बच्चों को क्लास शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।